क्या यूपीएससी फिर से एग्जाम लेगी? देखिए, इस बार जिस तरह से यूपीएससी ने पेपर सेट किया है, ना सिर्फ पेपर 1 जीएस की बात की जा रही है, अपितु सीसेट का पेपर भी उतना ही भेदभावपूर्ण था। कारण यह है कि सीसेट का पेपर इस बार जो है कई क्वेश्चंस डायरेक्ट केट और आईआईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछ दिए गए हैं, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। नाइंसाफ़ी इसलिए क्योंकि सिलेबस जो इन्होंने मेंशन किया है वह 10th स्टैंडर्ड का था, और केवल परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो 15 से अधिक क्वेश्चंस जो हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से दिए गए हैं, जबकि सीसेट में 30 क्वेश्चन मैथ से रहते हैं और उसमें से भी 15 क्वेश्चन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, जो 11th के सिलेबस से ही शुरुआत होती है। तो ऐसे में अगर यह केस हम लोग कोर्ट में जीत जाते हैं तो डेफिनेटली या तो सीसेट का जो कटअप रिड्यूस करने की बात की जा रही है, लेकिन इससे जो है वो भेदभाव पूरी तरीके से मिट नहीं पाएगा। कारण यह है कि कई लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत ही एक्स्ट्रा माइल जाके अटेम्प्ट लिया है पेपर को, ऐसे में 23% भी उनके लिए बहुत अधिक हो गया है। और अब एक फेयर एग्ज़ाम की मांग की जा रही है। और जहाँ तक बात रही है जीएस पेपर 1 की, तो उसमें 47 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते थे और उसमें तुक्केबाजी चली है। एग्जाम्पल के तौर पर केवल 1, केवल 2, केवल 3 सही, इनमें से केवल 4 सही। ऐसे में मान लेते हैं ऑप्शन जो है इसमें से केवल 2 सही होगा, लेकिन भैया बता तो कोई सकता है कि इन कौन से 2 ऑप्शन सही हैं? अगर 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो यूपीएससी खुद भी नहीं बता पाएगी कि कौन से 2 सही हैं। तो ऐसे में जो ये तुक्केबाजी को बढ़ावा मिला है और इस तरह से जो कटअप कम किया गया है, आईआईटी बैकग्राउंड के लोगों को सीसेट के थ्रू घुसा दिया गया है, तो इनकी जवाबदेहिता कौन लेगा? और इसीलिए यह बात फिर से कह रहे हैं कि अगर उन्हें भेदभाव ख़त्म करना है, उन्हें फेयरनेस दिखानी है, तो ये एग्ज़ाम ज़रूर होनी चाहिए। अभी केस की क्या स्थिति है तथा जीतने की कितनी संभावनाएं हैं? देखिए, कोर्ट में 2 केस चल रहे हैं। पहला जो बहुत ही फेमस है, सिद्धार्थ मिश्रा वर्सेस यूपीएससी का मामला। इस मामले में सीसेट के मुद्दे को उठाया गया है और इसमें 2 मूल मांगे की गई हैं। पहला, या तो सीसेट के कटअप को रिड्यूस करके 33% से 23% कर दिया जाए, जैसा कि सीडीएस के पेपर में 2019 में की गई थी, अथवा सीसेट के पेपर का री एग्ज़ाम किया जाए। जो पहला केस है यह है। इसमें अन्य मांगे भी थी कि इमीडिएट इफेक्ट से इस एग्ज़ाम पर लगा दिया जाए, स्टे लगा दिया जाए इस एग्ज़ाम पर, लेकिन इस पर वो कार्रवाई नहीं हो पाई। तथा हाई कोर्ट में भी इस पर स्टे लगाने के लिए जो है हमारे कुछ लोगों ने अप्रोच किया था, लेकिन वहाँ पर भी वो सफलता मिल नहीं पाई। और यह मामला जो है 6 जुलाई अर्थात कल के लिए लिस्टेड कर दिया गया है। इसमें जो है मेन बेंच इस मुद्दे को सुन रही है। इसमें बस एक जो प्लस पॉइंट यह है कि इसमें जो है पिछले बार 28 जून के मामले में हाई कोर्ट ने कहा था कि इस मामले को एक्सपेडिशली जो है केट निपटान करेगी, अर्थात त्वरित गति से इसका निपटान होगा। तो यह प्लस पॉइंट है और इस पे जो कल आर्ग्यू होनी बाकी है, इस पर देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, उस पर हम लोग थोड़ी देर बाद चर्चा करते हैं। और दूसरी केस जो है वह दोनों पेपर के मुद्दे को उठाया गया है, जीएस पेपर 1 में भी और सीसेट के मुद्दे पर भी। इस केस को हिमांशु कुमार वर्सेस यूपीएससी के मामले के नाम से जाना जा रहा है। इसकी जो पहली सुनवाई हुई थी वह भी 28 जून की हुई थी और इसमें जो मुद्दा है, इसमें मूल मुद्दा है कि पूरे संपूर्ण एग्ज़ाम को फिर से कंडक्ट करवाया जाए, अर्थात री एग्ज़ाम करवाया जाए। कारण यह है कि जैसे कि हम लोगों ने जीएस पेपर 1 और सीसेट के बारे में जो उनकी खामियाओं को निकाला है, उस आधार पर जो है यह मांग की गई थी। लेकिन अगर इन सभी चीज़ों को एनालाइज करें तो यह एक डिफ़िकल्ट टास्क है कि यूपीएससी को इन बातों को मनवाया जा सके। और अभी जो रिसेंटली 3 जुलाई को जो निर्णय आया है हाई कोर्ट का, उसमें यूपीएससी से 14 दिनों के अंदर यह मांग की गई है कि आखिरकार आप आंसर क्यों जारी नहीं करते हैं, उस पर जो है नोट फाइल करने का जो है 14 दिनों का एक पीरियड दिया गया है। तो इसमें जो है जवाबदेहिता तो तय करनी होगी यूपीएससी, क्योंकि अगर वह आंसर क्यों लेट से जारी करती है, ऐसे में होता क्या है कि कई आंसर क्यों बाद में गलत साबित होते हैं, कई क्वेश्चंस के उत्तर जो है यूपीएससी खुद गलत देती है। ऐसे में बहुत सारे विद्यार्थी गलत आंसर मार के ही सेलेक्ट हो जा रहे हैं,
पीटी क्रैक कर रहे हैं। और आपको भी पता है कि 1, 2 नंबर, 4 नंबर यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए एक जो है लक फैक्टर हो जाता है। वो जो है एक नसीब के तरह, एक अमृत के तरह काम करता है। 1, 2, 4 नंबर वो उसका जीवन का उपलब्धि बन जाता है। उसके एक 2, 4 नंबर के कारण वह कभी मेरिट में आ जाता है तो कभी आधे 1 नंबर से मेरिट से बाहर चला जाता है। तो इसीलिए ये जो गलतियां हैं उसे ख़त्म करने के लिए आंसर की सही समय पर जारी करना, उसको चैलेंज करने का पर्याप्त मौका देना नेचुरल जस्टिस के अनुसार होगा। अगर यह नहीं दिया जा रहा है तो जैसा कि आर्ग्यू भी किया गया है कि ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, तो उस पर हम लोग पूरी तरीके से एक्शन लेंगे। और जहाँ तक बात रही इसकी अगली सुनवाई की, तो 26 जुलाई को इसकी अगली सुनवाई हाई कोर्ट में ही होने वाली है और उसके बाद फिर से री एग्ज़ाम की मांग की जाएगी। अगर इसी तरह से डेट आगे बढ़ता रहा तो आपको नहीं लगता है कि 2024 का भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगी? जैसा कि लगातार डेट पे डेट मिलती जा रही है, सुनवाई कार्रवाई जो मेरिट्स पर बात होनी चाहिए थी वह नहीं हो पा रही है, और लगातार जो यूपीएससी के वकील है उस मामले को हाई कोर्ट से केट की तरफ खींच के ले जाना चाहते हैं। और जो यूपीएससी डेट भी मांगती है तो 15 दिन, 20 दिन या 1-1 महीने के गैप में मांगती है। ऐसे में डेफिनेटली ये बात सही है कि इसी तरह से अगर आगे चलता रहा और कोई आउटपुट, कोई बड़ा चीज़ हमारे हाथ नहीं लगता है तो डेफिनेटली 2030 का भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। इसका कुछ आउटपुट होने वाला है नहीं और कोई विद्यार्थी इतने लंबे समय तक टिकेगा नहीं, क्योंकि सभी जो है युवा हैं और सभी जॉब की तलाश में हैं। अब जॉब पाने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी और करियर के साथ कोई तो खिलवाड़ करेगा नहीं। अभी जो है करियर बनाने का वक्त है। तो डेफिनेटली ये बात पूरी तरीके से सबके दिल को संकोचित करती है और सभी को इस बात के लिए दबाव डालती है कि छोड़ो यार, अगला अटेम्प्ट देखेंगे। हाँ, हालांकि अधिकांश जो हमारे सर्किल में दोस्त हैं उनका आखिरी अटेम्प्ट भी ख़त्म हो गया है। तो बहुत लोग कहते हैं कि छोड़ो यार पीसीएस की और अब चलते हैं। तो ये सारी बातें होती रहती हैं, लेकिन बात है कि क्या हम लोग इस बात को अन्याय के रूप में ले रहे हैं या नहीं। अगर पिछली पीढ़ी ने 2013-14 के जब आंदोलन चल रहे थे उस समय उन लोगों ने सही तरीके से मेहनत किया होता और वो लोग तब तक हार नहीं मानते जब तक कि उन लोगों की मांगों को पूरी नहीं कर दी जाती। वे लोग अपने मुद्दे एजेंडे पर सफल नहीं होते तब तक, अगर वो अपनी जीत को नहीं छोड़ते, अपने मांगों को नहीं छोड़ते, तो आज ये दुर्दशा हम लोगों को ना देखना पड़ता। और अगर हम लोग आज ये नहीं करते तो फिर अगली पीढ़ी भी इससे पीड़ित रहेगी। तो ये हमारी एक जिम्मेदारी होती है। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने तो नहीं निभाई, लेकिन हम लोग डेफिनेटली इस बात को निभाएंगे। और ये साल भर जाए, 2 साल जाए, इसका जो मामला है चलता रहेगा और लड़ेंगे अपने अधिकारों के लिए। और बाकी बात रही समय की, तो हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। बाकी अब सारी बातों को न्यायपालिका पर छोड़ते हैं और अपने कामों को बेहतर तरीके से हम लोग करने का अपना प्रयास करेंगे। यूपीएससी क्या भेदभाव करती है? डेफिनेटली यह प्रश्न बहुत ही जटिल है, कॉम्प्लेक्स भी है, और यह सिर्फ जो है हवा में बात ना करके इस बात को पूरी तरीके से मानना जाना चाहिए कि यूपीएससी खुद कई समितियों ने इस बात को कहा है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है भेदभावपूर्ण है, और खुद बसवान समिति ने इस बात को रिकमेंड किया है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा दिया जाए। तो जब ऑप्शनल सब्जेक्ट भेदभावपूर्ण है तो ऑफकोर्स यूपीएससी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कर रही है, उसने इसे अभी तक सिलेबस में बनाए रखा है, तो डेफिनेटली यूपीएससी तो भेदभाव कर ही रही है। साथ ही अगर रिजल्ट का जो डेटा देखा जाए, 2 से 3% हिंदी माध्यम के जो रिजल्ट हो रहे हैं 2009 से पहले देखें तो 48% तक हिंदी माध्यम का रिजल्ट था। अब सिलेबस इस तरह से फ्रेम किया गया है कि वो टोटली इंग्लिश मीडियम के जो है हक में चला गया फैसला। तो ये डेफिनेटली पूरी तरीके से भेदभाव करता है। ये पूरी तरीके से सच है कि भारत में अधिकांश जो लोग हैं, यहाँ पर जो 70% आबादी है, 70 करोड़ आबादी, यहाँ पर भले हिंदी बोलते हो लेकिन यहाँ पर हिंदी का सम्मान नहीं है और हिंदी के अवसर भी नहीं है। ये जो है यूपीएससी एक एलिट क्लास का सर्विस बन के रह चुका है, जो पूरी तरीके से रिजल्ट में भी दिखता है, और ये डेफिनेटली भेदभावपूर्ण है। और भेदभावपूर्ण इसलिए भी क्योंकि जब इसे बहुत सुझावों के साथ सुधार करने का सुझाव दिया किया गया था, तो उन सुझावों को उन रिकमेंडेशंस को अभी तक नहीं माना गया है। और अगर वो उन बातों को लागू नहीं कर रही तो डेफिनेटली हम लोगों को नुकसान हो रहा है, चाहे वो मुद्दा एज कम करने की हो, चाहे वो मुद्दा अटेम्प्ट्स कम करने की हो। तो उन सारे मुद्दों पर अगर वो काम नहीं करती है
तो डेफिनेटली हम लोग नुकसान में रहते हैं और यही सारे चीज़ जो हैं यूपीएससी के भेदभाव के रूप में सामने आते हैं। चलिए, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। उम्मीद करता हूँ कि न्यायपालिका आप लोगों के पक्ष में फैसला सुनाएगी।